दीवान साहब से चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन पहले हजदा के पास चला जाए और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। सबसे पहले बाजार बंद होने के बाद आने वाले दो इंपॉर्टेंट नंबर्स, दोनों निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एक तो हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसी के साथ शुरुआत करता हूं। आरएल की चार्ट गाबा सर आप खोलना, आता हूं। हजदा नंबर्स कैसे लगे? प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर आशीष उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन है। 16,563 करोड़ का ये आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है इस साल सेकेंड क्वार्टर में। रेवेन्यू जिसका तस है 2.32 लाख करोड़ के आसपास। एबिटा और मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन इस तिमाही में कंपनी के लिए जो हाई पॉइंट रहा है वो कंपनी का जियो प्लेटफॉर्म का परफॉर्मेंस है। जियो के लिए दो बड़ी चीज़ें ऑफकोर्स होती हुई दिखाई दी। एक तो एवरेज रेवेन्यू बेस अच्छा खासा बढ़ता हुआ, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ा है और सब्सक्राइबर एडिशन ईयर ऑन ईयर 4% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। उस लिहाज से अगर आप देखिएगा तो आरपू है 7.4% बढ़ता हुआ 195 रुपीज़ के आसपास से आया है, जो ज़्यादातर समय 180-170 के आसपास टिका हुआ था। कंपनी ने यह भी कहा है कि जो टैरिफ हाइक हुई है उसी से क्लियरली वो आरपू में इजाफा देखने को मिला है, लेकिन ये टैरिफ हाइक का पूरा इम्पैक्ट अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में आगे देखने को मिलेगा। तो बस एक झलक है उस बढ़त की। इनफैक्ट अगर आप गौर करिएगा तो रिलायंस जियो का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 23% बढ़कर आई है। रेवेन्यू में 14% का इजाफा है, एबिटा 16% बढ़ा और यहाँ पर मार्जिन्स भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस एंटिटी ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। अब आते हैं O2C बिजनेस पर। O2C बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो 5% बढ़कर आया है, क्योंकि वॉल्यूम्स में पिकअप देखने को मिला था और इनके कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी इजाफा बनता दिखाई दिया। लेकिन एबिटा और मार्जिन्स पर दबाव है। एबिटा दबाव में आया क्योंकि प्रोडक्ट मार्जिन्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और फ्यूल क्रैक्स में सालाना 50% का एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। डाउनस्ट्रीम केमिकल में भी कुछ दबाव देखा गया, उसके चलते एबिटा पर प्रेशर देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस बिजनेस पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो रेवेन्यू 6% घटा जरूर है, लेकिन यहां पर गैस रियलाइजेशंस खासे तौर पर कम हुए थे, उसका इंपैक्ट है। लेकिन एबिटा 11% बढ़ा है। तो एबिटा 11% जो बढ़ा है उसके पीछे कंपनी कह रही है वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी खासी है और एक टाइम का प्रोविजनिंग इन्होंने की है जो ताप्ती फील्ड को डीकमीशन किया, तो उससे भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। रिटेल बिजनेस भी काफी क्रूशियल है कंपनी के लिए। रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा भी फ्लैट है। जियो मार्ट में हालांकि कंपनी कह रही है कि एक पिकअप देखने को मिल रहा है, खासतौर से इनका क्विक कॉमर्स वाली डिलीवरी, वहां पर पायलट शुरू हो चुके हैं। स्टोर फ्रंट पर 464 स्टोर्स नए खड़े किए हैं और फेस्टिवल डिमांड लौटती हुई दिखाई दे रही। तो थर्ड क्वार्टर को लेकर कंपनी काफी आश्वस्त है कि यहां पर कंज्यूमर सेंटिमेंट बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नंबर्स पे देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा स्टॉक। लेकिन दीवान साहब 3200 प्लस वाला 2750 के आसपास खड़ा हुआ है। क्या इस रीसेंट करेक्शन के बाद मूल्यांकन फेवरेबल हुए हैं या नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के? अजी देखिए, रिलायंस नंबर्स के बेसिस पे इमीडिएटली तो कोई चलेगा ऐसी उम्मीद होती नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूज फ्लो और ट्रिगर्स जो है वो थोड़े से अलग टाइप के आपको चाहिए, जो थोड़े सस्टेनेबल हो, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस हिसाब से ये नहीं चाल आएगी। लेकिन जो गिरावट आई हुई है वो डेफिनेटली इसको एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड उसपे लेवल पे लेके आ चुकी है। और ये जो बिजनेसेस जो जैसे अर्शद ने समझाया, आप देखिए रिटेल में थोड़ी सी बेल्ट टाइटनिंग हुई है, थोड़ी कॉस्ट घटाई गई है, वो अब आपको फेस्टिवल सीजन में उसका फायदा होते हुए दिखेगा। क्विक कॉमर्स लॉन्च हुआ, जियो में 7% का इजाफा हुआ आरपीयू में, लेकिन एक्चुअली टैरिफ हाइक 20% का हुआ, तो अभी भी एक आधे से ज्यादा जो टैरिफ हाइक का इम्पैक्ट है वो बाकी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि जो न्यू एनर्जी बिजनेस के बारे में भी एक स्टेटमेंट आई है कि दिसंबर तक एक कुछ कारोबार शुरू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, और मार्च तक तो एक्चुअली काफी कुछ चीजें इसमें इसमें समावेश इसका हो जाएगा। तो न्यू एनर्जी जब आने लगेगा, आज के भाव में 2700 रुपए के भाव में तो कोई न्यू एनर्जी का तो है ही नहीं कोई कंट्रीब्यूशन एसओटीपी पे, तो वो जिस दिन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक उसमें लेगअप मिल जाएगा, एक पुश मिल जाएगा। मुझे लगता है 3200-3300 की जोन में आने में अगर मार्केट में मूवमेंट आती है, लिक्विडिटी ड्रिवन फ्लोज आते हैं, तो रिलायंस बहुत इजीली आपको ये लेवल पे आप वापस ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं। जेफरीज कह रहा है बाय 3400 का लक्ष्य, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है ओवरवेट 3325 का लक्ष्य, नोमुरा कह रहा है बाय 3450 के लक्ष्यांक। गाबा सर, आपका व्यू क्या बनता है? चार्ट्स क्या कह रहे हैं?
तो चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो काफी गिरावट हुई है 3100 से 2000 हाँ। और लास्ट के 6 दिनों से गिरावट रुक गई। इसका संकेत दे रहा था कि इसमें स्ट्रेंथ है, क्योंकि गिर नहीं रहा था, साइन ऑफ वीकनेस नहीं था। लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ मुझे मेरा कल ध्यान था कि ले जाना चाहिए बीटीएससी पर, लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं था। कंफर्मेशन जब मिलेगा जब ये ट्रेड कर रहा है 2760 के ऊपर। अगर आज ट्रेड करता है 2760 के ऊपर तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, स्टॉप लॉस लगाइए आज कल के लो का, और एक अपमूव मिलना चाहिए। जगह बहुत ही बढ़िया है यहाँ से ऊपर जाने की, अगर ऊपर जाना है तो, और लगता है जाएगा। फर्स्ट सेकंड साइन ऑफ कंफर्मेशन मिलेगा जब 2800 पार कर लेगा, फिर ये वापस जाएगा 2900 2000 3000 की तरफ। लगता है ये गिरावट थम जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। सबसे दिग्गज, इसीलिए फोकस पे इतनी देर बातचीत रखी, सब चर्चा हुई। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन इसी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का व्यू बन रहा हो हमारा डिस्कशन सुन के, तो प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। शिल्पा जी, HCL टेक रेडी रखिएगा। हर्षदा, नंबर्स कैसे लगे? आशीष, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, बहुत मजबूत क्वार्टर और इनफैक्ट उम्मीदों से काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन है। डॉलर रेवेन्यू के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। 2.4% तक की ग्रोथ है, $3,445 मिलियन कंपनी ने डिलीवर किया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1.6% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उम्मीद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिला है। वहीं अगर आप कॉन्स्टेंट करेंसी बेसिस पर रेवेन्यू को देखेंगे तो 1.5% तक के से ज़्यादा का इजाफा है, जहाँ पर सिर्फ आधे % का अनुमान था, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। अब आते हैं कंपनी के मार्जिन पर। मार्जिन आए हैं 18.6% पर, एक्सपेक्टेशन थी 18.1% के मार्जिन की, तो वो भी एक बीट है। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी फ्लैट जरूर है, 4,235 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने डिलीवर किया है। लेकिन जो हाई पॉइंट है कंपनी का गाइडेंस, लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है, अपर एंड को जस के तस रखा है। तो 3 से 5% के पहले गाइडेंस के सामने वो 3.5% से 5% की रेवेन्यू ग्रोथ अब अनुमान कंपनी लगाकर चल रही है। साथ ही साथ मार्जिन गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं, 18 से 19% के मार्जिन वो स्टेडी रहेंगे। डील विन स्टेडी है। नई डील्स का आंकड़ा इस क्वार्टर में करीब 2,218 मिलियन डॉलर के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। 12 डील सर्विसेज में, 8 डील सॉफ्टवेयर साइड में इन्होंने बैग की हैं। साथ ही अट्रिशन ट्रिम हुआ है, 14.2% के पीक पर था ये Q1 में, जो घटकर नियरली 13% के आसपास है, या फिर 12.9% के आसपास आया है। BFSI में ग्रीन शूट्स आ रहे हैं, ये मैनेजमेंट ने कहा है। मैनेजमेंट ने कहा है एक्स ऑफ स्टेट स्ट्रीट JV 4% की ग्रोथ BFSI में है, और अक्रॉस ज्योग्राफी सीक्वेंशली बेहतरी देखने को मिली है। एक बढ़िया सी ब्रेकिंग न्यूज है भाई। इलेक्शन कमीशन की PC प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 3:30 बजे। मेरे ख्याल से तैयारी कर लीजिए, महाराष्ट्र की डेट्स आने वाली हैं, और सिंबल याद कर लीजिएगा कौन सी पार्टी के लिए देना है, तो कौन से सिंबल पे देंगे तो उसी पार्टी पे वोट पड़ेगा। वो बहुत बड़ा खिचड़ा है, तो आप लोग भी होमवर्क करके रखिएगा यहाँ पे। खैर, HCL टेक के नंबर्स से कोई कंप्लेंट नहीं, बस दिक्कत ये है कि 28 टाइम्स एक साल फॉरवर्ड पे, जो ऑलमोस्ट TCS को मैच कर रहा है। तो अब कितना हेडरूम और बचा है, ये बड़ा क्वेश्चन। लेकिन किस तरह की पोजिशनिंग है, डेटा क्या कहता है? शिल्पा जी, आप लोग का व्यू क्या बन रहा है HCL टेक पे? आए दिन नए रिकॉर्ड जड़ रहा है वैसे आजकल। जी बिल्कुल आशीष जी, यहाँ पे आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 1840 से लेके 1800 के बीच में भी इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनते जा रहा है कि यहाँ पे लिमिटेड डाउनसाइड प्ले का जैसे एक टेक्सचर है। ऑफ कोर्स 1900 पे भी कॉल राइटर्स बहुत अग्रेसिवली प्लेस्ड हैं, तो यहाँ पे 1900 से 1920 के बीच में हो सकता है एक रेजिस्टेंस आपको मिले। लेकिन अगर वो ब्रीच होता है और सस्टेन होता है तो 1970 से लेके 2000 के बीच के नेक्स्ट टारगेट्स आएंगे। तो मुझे लगता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1800 आप इसमें अभी भी लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1920 से लेके 1970 2000। ये रेंज की तरफ ये डेफिनेटली मूव करेगा। ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं, थम्स अप है भाई। कोई नंबर्स का कंप्लेंट था ही नहीं, तो ठीक है। ये है व्यूज ब्रोकरेजेस के आपकी स्क्रीन्स पे। अब आइए तीसरे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ। वो जो अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO आज से खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। Hyundai और US में तो कुछ और कहते हैं, Hyundai। दीवान साहब, कैसे प्रोनाउंस करेंगे पहले तो ये बताओ। देखिए, उनकी जो ब्रोकर्स मीट हुई थी उसमें भी जिस हिसाब से वो लोग कर रहे थे उसको Hyundai बोलते हैं, Hyundai।
हाँ, so आप hyundai मोटर इंडिया का आईपीओ आज से खुलने जा रहा है। 1865 से 1960 का प्राइस बैंड, 27,870 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी, जिसमें से एक अंश जुटा लिया है। कल एंकर इन्वेस्टर्स का अपडेट आ चुका है। दीवान साहब, आपके फाइनल कॉल पे बाद में जाता हूं, पहले ये बताओ कंपनी कैसी और जिस भाव पे आ रही है, लग रहा है टेबल पे कुछ छोड़ा है नहीं छोड़ा? नहीं, देखिए कंपनी का कारोबार बहुत ही बढ़िया रहा है, कोई उसमें तो डाउट ही नहीं है। जिस टाइप का इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाए, ये बहुत कम देशों में इस टाइप का हासिल कर पाए स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी। तो उस लिहाज से तो कोई कंप्लेंट है ही नहीं आशीष। मैं आपको आंकड़ों के उसमें कुछ बताऊं तो जैसे इनका आज जो कैश पोजीशन है, और बहुत कैश रिच कंपनी रही है, और हाल ही में एक बहुत बड़ा डिविडेंड भी उसका भी ऐलान किया है इन्होंने। सो ये जो कैश रिच बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, जिस टाइप की कैश जनरेट कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मार्केट शेयर है, नए मॉडल्स लॉन्च किए, तो बिजनेस के एंगल से तो वो कोई है नहीं। अब आपका सवाल ये होता है कि आर दे लीविंग एनीथिंग ऑन द टेबल, मतलब इस प्राइस बैंड में 1960 के प्राइस बैंड में कुछ बचता है कि नहीं। तो वो एक सवाल ये है कि मार्केट का माहौल देखते हुए पी मल्टीपल्स थोड़े से स्ट्रेच्ड जरूर। तो वो कोई भी प्रमोटर चाहेगा नहीं कि भाई अगर मौका लग रहा है तो मैं वो क्यों ना जितना हो सके उतना इसमें हासिल करूं। और ये एक याद रखिएगा कि ओएफएस के तौर पे इसको देखना है। कोई इसमें वो नहीं है कि कंपनी में पैसा लगना है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो कंपनी में पैसा जब लगाना है या लगाना पड़ेगा आगे चल के भी तो हम लगा लेंगे, लेकिन ये तो एक मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन इवेंट है उनके लिए, उस लिहाज से। बट कंपनी की परफॉर्मेंस 2000 करोड़ का कैश जनरेट करते हुए ये जिस हिसाब से ग्रोथ आ रहा है, वो सब पैरामीटर्स में ठीक बैठेगा। वैसे कोई उसमें वो आपको क्वेश्चनेबल कुछ बिजनेस साइड में नहीं लगेगा। प्राइसिंग कैन बी अ बिग इशू। और अब यहां से इसको क्या समझने के लिए दीवान सर, इसको समझने के लिए मारुति को देखना जरूरी। आप FY24 के ईपीएस पे अपर बैंड पे ये 27 टाइम्स पे दे रहे हैं, मारुति ट्रेलिंग 12 मंथ्स के ईपीएस पे 27 टाइम्स पे बैठी है। तो या तो हंडई मोटर्स स्ट्रेच्ड है या मारुति अंडरवैल्यूड है, क्योंकि भाई साइज स्केल देश में पकड़ के लिए मारुति को कुछ प्रीमियम तो देना बनता है। अगर तो आपका व्यू क्या है? और फाइनल कॉल, इस आईपीओ पे पैसा लगाएं या जैसे अपन ने ओला के लिए बात करी थी, लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड। इतने दिग्गज आई, और मेरे पास एक हमेशा से दिमाग में रहा है, पिछले कई सारे ऐसे मेगा आईपीओज हमेशा डिसअपॉइंट करके गए, तो एक डर दिल में है, क्या करना चाहिए फाइनली? नहीं, ये जरूर होता है। और जैसे कल एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट आई, बड़े नामी लोगों ने इसमें एंकर में पार्टिसिपेट किया है, 8000 करोड़ के ऊपर जो है। तो मुझे कोई ये कह रहा था कि आप मना कर रहे, मैं तो मेरा व्यू ये है कि इसको अवॉइड कर सकते। उसका कारण है कि वैल्यूएशन डज नॉट लीव मच, आपका हेडरूम कोई बहुत ज्यादा वो होता नहीं है, ग्रोथ यहाँ से आए उसकी। मारुति का जो पी है वो फेयर पी है, वहां कोई अंडर वैल्यूएशन नहीं मुझे समझ आता। बट hyundai का वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर है। दूसरी चीज अच्छी, जब इतना बड़ा इशू का साइज होता है ना, तो जिसको जो एपिटाइट है वो पूरी हो जाती है। तो आपको अगर कुछ एलोकेशंस करने थे कि इतना हमको चाहिए, इंडिया की सेकंड बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मार्केट कैप के हिसाब से इतनी बड़ी है, तो आपको एलोकेशन तो करना ही है एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो वो आपकी एपिटाइट काफी हद तक मीट हो जाती है आईपीओ के जरिए। तो मार्केट से आप लेंगे और भाव बढ़ेगा और आगे रफ्तार क्या रहेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना कि बहुत पॉजिटिव हो सकता है। सो आई वुड लुक एट स्किपिंग। जैसे आपने बहुत सही कहा, लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड, फिर देखी जाएगी कैसे लिस्ट होता है, क्या बिहेवियर रहता है, फिर समझ आएगा। बट अभी इसमें रिस्क लेके आप अलॉटमेंट ले लें और भाव बढ़े नहीं, तो मायूसी ना हो इस लिहाज से। वेट करें, मैंने वो एक वीकेंड का शो भी करा था, उसमें भी गौरांग थे, और नहीं गौरांग नहीं थे, जो दो एक्सपर्ट्स थे, दोनों का व्यू यही निकल के आ रहा था कि यार इसे अवॉइड करते हैं। लंबी अवधि के लिए लगाना है तो बात अलग है, लिस्टिंग पॉप नहीं आएगा और खुलने के बाद शायद मौके दे। तो यार रिटेल के लिए क्लियर कट व्यू। चलिए, अच्छा, आप क्विकली हर्षदा से जान लिया जाए बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। हर्षदा, और क्या क्या रडार पे? आशीष, एंजल वन रेडार पर रहेगा, जहां पर
मुनाफे में 39% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 423 करोड़ पर यह फिगर आया है। रेवेन्यू नियरली 44.5% बढ़कर आया है 1514 करोड़ पर। साथ ही आप गौर करिएगा EBITDA में 51% का इजाफा, मार्जिन बढ़कर 44% के ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एवरेज डेली टर्नओवर नियरली 3.4% बढ़ता हुआ 7% बढ़ता हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। टोटल क्लाइंट बेस भी सालाना आधार पर 61% बढ़ा है, लेकिन तिमाही आधार पर 11% की बढ़त दिखाने में कामयाब रहा है। और ग्रॉस क्लाइंट एडिशन भी करीब करीब 15-16% बढ़ा है इस क्वार्टर में। नतीजे वैसे अच्छे हैं। कैन फिन होम्स रेडार पर रहेगा। 22 अक्टूबर को दरअसल बोर्ड बैठक है। 4000 करोड़ बॉन्ड्स के जरिए कंपनी रेस करती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा आप रेडार पर रखिए JSW इंफ्रा। LOI मिला है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड से। ये डेवलप, ऑपरेट, मैनेज और मेंटेन करने वाले हैं ऑल वेदर मल्टीपर्पज पोर्ट पालघर महाराष्ट्र में। लाइका लैब्स को CDSCO से एक अप्रूवल मिल चुका है। मैन्युफैक्चर और मार्केट करेंगे परगाबलिन जेल 8% भारत में। साथ ही साथ हनीवेल ऑटोमेशन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पर एयरफील्ड पर लाइटिंग का ऑर्डर दरअसल हनीवेल ऑटोमेशन के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। और CSE की एक इकाई है पूर्वा ग्रीन पावर, ये 100% स्टेक देशराज सोलर में एक्वायर करने वाली है। 300 मेगावाट का दरअसल इनके पास एक सोलर PV पावर प्लांट है, जो अब CSE के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्टॉक भी खबरों में रखिए इन तमाम स्टॉक्स रडार पे। साथ में कंचन भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। आज कौन कौन सी ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से बढ़िया स्टॉक आइडियाज हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग, क्या क्या रडार पे? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं मारुति की। HSBC की मारुति में खरीदारी की राय है और जो लक्ष्य है वो कर दिया है 14,500 का। सेल्स नंबर काफी अच्छे आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट नवरात्रि के दौरान भी जो PV इंडस्ट्री की डिमांड देखने को मिली है वो अपने लोअर साइड पे ही देखने को मिली है, यानी कि इसमें केवल 3% का अपसाइड आया है। बट एट द सेम टाइम अगर टू व्हीलर सेक्शन हम देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% का अपसाइड देखा गया है, जो कि एक्सपेक्टेशन जो जताई जा रही थी उसके अकॉर्डिंग ही है। लेकिन आगे चल के भी ये माना जा रहा है कि हमें डिमांड में काफी बड़ा रिवाइवल आता हुआ दिखाई नहीं देगा। इनफैक्ट जो Q3 के डिस्पैचेस हैं वो भी हमें एक लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक अच्छा फैक्टर है जो दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बाय की रेटिंग दी गई है, वो है अच्छे वैल्यूएशन। और साथ ही साथ 2025 में जो नए लॉन्चेस आने वाले हैं उसको लेके कंपनी की काफी ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो बढ़ गई हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जेफरीज की राय HDFC बैंक पे। इन्होंने भी यहाँ पे खरीदारी की राय दी है और रफली यहाँ पे 10 से 12% का अपसाइड देखने को मिल सकता है कल की क्लोजिंग से, यानी कि जो लक्ष्य है वो है 1,890 रुपए का। अब 3 साल के अंदर जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है उसको 85 to 19% का यहाँ पे लक्ष्य देखने को मिल सकता है और ये कहीं ना कहीं अचीवेबल भी है। साथ ही साथ जो नई ब्रांचेस खोलने से डिपॉजिट शेयर है उसको बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। अब इसको हमें अचीव करना है तो हमें 15% डिपॉजिट CAGR और 11% लोन CAGR का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं हासिल करना होगा, तभी ये जो नंबर है वो अचीव होता हुआ दिखाई देगा। लोन ग्रोथ जो सेक्टर लेवल पे है वो भी कहीं ना कहीं फ्लैट या तो फिर बिलो एवरेज दिखाई दे रही है। फंडिंग कॉस्ट कम करने से NIM में आगे चल के हो सकता है कि हमें एक सुधार देखने को मिले, बट एट द सेम टाइम फंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो प्रॉफिट है उस पर हमें ज्यादा असर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और स्लोअर लोन ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए जो अनुमान है एस्टिमेट का वो 4 to 6% तक घटा दिया गया है। रखिए HDFC बैंक और रडार पे। कितने क्रूशियल लेवल पे, इस पे तो हमने शो में अपफ्रंट चर्चा कर भी रखी है। मानस, HDFC बैंक चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? हम लोग बात कर रहे थे अभी सुबह मुनाफे की तैयारी की शुरुआत में, किन्हीं इंपॉर्टेंट लेवल्स के एकदम शेड ऊपर कल क्लोज हुआ है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए अब थोड़ा बेहतर लग रहा है क्योंकि स्टॉक इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाने लगा है। कल 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग थी HDFC बैंक की। आप उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 1740 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 1664 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 1740 1740 के टारगेट से। ब्रेक न्यूज से पहले मारुति सुजुकी, जिसकी बहुत चर्चा कर रही थी, सतपुते साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस क्विकली? आशीष जी, देखिए मारुति मुझे लगता है पिछले 2 दिन से जो घटा है ये अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है और ये जो सपोर्ट है वो करीबन 12,400 12,500 के आसपास है। तो अगर आज छोटा मोटा वीकनेस भी आता है तो मुझे लगता है वहां पे ये सपोर्ट लेगा और वहां से फिर से एक रिलीफ रैली मिलेगी, जिसका टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 12,800 से लेकर 13,000। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 500-600 पॉइंट का जो मूव जो दायरा है इसी में ये अटका रहेगा। तो जो लॉन्ग साइड का ट्रेड है वो 12,400 के ऊपर का बनेगा, ऊपर में
12,800 से 13,000 ये एक स्विंग का टारगेट था। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी समेटते हैं। ब्रेक के उस पार आज का मंगलवार का पहला सौदा। Co-powered by Century Ply Club Prime. रहो बेफिक्र। टिप चाहिए, पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। Co-powered by Century Ply Club Prime. रहो बेफिक्र। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।